हाँ देखिए बच्चों, इस पार्ट का एक बचा हुआ था, है ना, नपुंसकलिंग। ये बचा हुआ था अभी तीसरा, है ना। तो हम तीसरे को भी समझ लेते हैं बहुत शॉर्ट फॉर्म में कि नपुंसकलिंग क्या है कि संज्ञा के जिन शब्दों में स्त्री या पुरुष जात ना होने का बोध होता है वो क्या होता है, नपुंसकलिंग उनको कहा जाता है। ठीक है। अब नपुंसकलिंग के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। वही जो पुल्लिंग में यानी स्वर और व्यंजन का है मामला, वही इसमें भी है। ठीक है। जैसे स्वर और व्यंजन का उसमें था, वही सेम इसमें भी है, लेकिन अंतर दोनों में दिखाई पड़ेगा। ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें भी वही दो है, अजंत और हलंत पुल्लिंग। तो अजंत के कितने प्रकार हैं? 4। अजंत के 4 भेद हैं, अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। ठीक। और हलंत में क्या है कि हलंत का कोई विशेष वो नहीं दिया हुआ है कि हलंत क्या है। तो नपुंसक लिंग में जो हलंत वर्ग होते हैं वो जिनके अंत में या जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होता है उन्हें हलंत या व्यंजनांत नपुंसक लिंग कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि सभी सर्वनाम शब्द जो व्यंजनांत नपुंसक लिंग होते हैं वो इनके अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि नहीं तो लंबा हो जाएगा। अब अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत क्लियर हो रहा होगा ना ब्लैक बोर्ड से। तो अकारांत क्या है? अकारांत बोलिए नहीं भाई। अकारांत ऐसे नपुंसक लिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में आता है। ठीक है। जैसे जल, पुष्प, नेत्र, ग्रह, मित्र। ठीक है। पुस्तक, धन, भारत, कमल, द्रव्य आदि, ये क्या है? नपुंसक लिंग है। ठीक है। तो अब इसके बाद जो है आगे देख लीजिए, इकारांत, है ना। आगे हम लोग किस पे थे? इकारांत पे। अब इकारांत में नपुंसक लिंग का बोध कराने वाले शब्द जिनके अंत में ई आता है वो क्या होते हैं? नकारांत। जैसे वारी, है ना, क्योंकि अब इसमें तो ऐसे शब्दों को ढूंढना पड़ेगा जो ना स्त्रीलिंग के अंतर्गत हो ना पुल्लिंग यानी सजीव ना हो। वार, वारी, दधि, है ना, अस्थि आदि। ठीक। अस्थि, दधि, वारी, अच्छी, ये क्या है? नपुंसक लिंग के अंतर्गत आने वाले शब्द। ठीक है। अगला है उकारांत। उकारांत में भी ऐसे ही जैसे मधु, अश्रु, है, वस्तु, जानु। ठीक। ऋकारांत में भी ऐसे जैसे कर्त, धातृ, यात्र आदि। क्लियर?